सोशल न्यूज के पूरे परिवार का फिर से स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम सोशल टॉक में। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नीरज चौकसे जी, जो सर आप गुनगा से हैं, गुनगा भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप गुनगा में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं डायमंड एकेडमी के नाम से। तो सर बड़ी दुर्लभ चीजें होती हैं, मतलब मैं तो बात स्टार्ट करना चाहूंगा डायरेक्टली इन चीजों के ऊपर। तो मैंने कई चीजें आपके बारे में जानी है, समझा उस चीजों को, और मैं आपके साथ भी रहा हूँ पहले भी। तो मुझे कई चीजें पता भी नहीं है, उन लोगों से भी मैंने सुना है, लेकिन मैं आपके बारे में जान ही नहीं पाता हूँ। तो कई ऐसी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो चीजें निकालनी चाहिए जो हमारा सोशल न्यूज परिवार उस चीज को जाने कि डायमंड एकेडमी गुनगा में रन करना कब से स्टार्ट हुई है। और मेरा तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है सर कि डायमंड नाम की जरूर व्याख्या सबसे पहले आप करें कि डायमंड नाम लाना। कभी कभी मेरे माइंड में आता है कि डायमंड नाम रखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम हार गए, कुछ हुआ तो डायमंड नाम का क्या होगा। तो आप हमेशा कैसे इसको बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं? सबसे पहले पूरे सोशल न्यूज़ परिवार को मेरा बहुत नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए 2015-16 में मैंने पहली बार शुरुआत करी है डायमंड एकेडमी की। एक्चुअली उसके पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था, और उसके पहले टीसीएस कंपनी, जैसे पता है आप लोगों को, कि मेरा वहाँ पे जाना था। बट ये है कि भाई यदि सभी लोग चले गए बाहर, तो फिर हमारे गाँव क्षेत्र का क्या होगा? मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे गाँव क्षेत्र में किसी भी प्रकार के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अन्य कोई एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी। बस उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2015-16 का जो सेशन था, हम स्कूल लेवल पे बात करें, तो मैं फर्स्ट टाइम गुड़गांव में मैं आया, और मैंने देखा कि अभी यहाँ पे जो बच्चे हैं, इनको एक अच्छी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और उस समय क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था, बच्चे थोड़े परेशान थे, तो हमने वहाँ से अपनी कोचिंग स्टार्ट करी। तो कई सारे बच्चे जुड़े, उनको हमने पढ़ाया। जब रिजल्ट फिर हमारा अच्छा आया, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से हमने अपने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, और नाम दिया गया उसको डायमंड एकेडमी। मीन्स कंप्लीट एक इंस्टीट्यूट हो जाता है, हाँ, पूरा है ना? जहाँ चाहे हम स्कूलिंग की बात करें, या जो हम बोलते हैं बच्चों का चहुमुखी विकास, तो वो मैं बचपन से मेरे माइंड में है कि मुझे ये करना है। अब डायमंड मीन्स क्या? डायमंड के बारे में यदि आप जानते हो, तो जब हम स्टूडेंट थे, हमने पढ़ाई करी है कि डायमंड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक बार लाइट प्रवेश कर जाती है, तो अंधेरे में भी वो शाइन करता साइन है। करता है। तो मीन्स मुझे ऐसे बच्चे तैयार करने हैं कि आप उन्हें कहीं पर भी खड़ा कर दो, वो वहीं पे जाके अपनी चमक दिखाए। चमक तो दिखाएंगे। डायमंड मीन्स मुझे हर एक बच्चे की जो टैलेंट है, उसको पहचानना है, उसके टैलेंट को फिर निखारना है, उसको एक प्लेटफॉर्म देना है, और वो बच्चा कहीं भी जाके खड़ा हो जाए, वो अपनी पहचान वहां पे बना सके। इससे जो आप सोशल की बात करते हैं, समाज के अंदर की बात, तो इस तरीके से जब ये बच्चे हमारे समाज में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, तो निश्चित ही हमारे समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, हमारा शहर, हमारा जिला और हमारा देश कहीं ना आगे इसमें जाएगा। दूसरी चीज कि शहरों के अंदर सब लोग हो रहा है, शहरों के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की ओर से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, अलग अलग तरीके की वहाँ फैसिलिटीज हैं। हमारे भोपाल के अंदर तो कोई कमी नहीं है, कमी नहीं। लेकिन सभी लोग यदि शहरों में करेंगे, तो फिर वही गांव की चिंता कौन कौन करेगा? करेगा, सही। तो हमने अपने गांव से ही शुरुआत करी है। जैसे गुनगा के पास में गांव है जेतपुरा, जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है, लेकिन मैं बचपन से ही जेतपुरा से काफी दूर अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपनी जॉब की। लेकिन हमने देखा है कई लोग गांव छोड़ के बाहर चले जाते हैं, बट मेरा डिसीजन ये था कि मैं बाहर जाने के बाद में गांव में लौट गाँव कर में आ आया। जाओ। और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ अपने समाज के लिए, मैं उससे बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाले समय में भी मैं इस प्रकार से अपनी सेवाएं अपनी समाज को मैं देता रहूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मतलब मैं तो इससे तवज्जो रखूंगा इन चीजों से कि कितनी एक अनोखी लेवल की चीज आपने सोची है कि हर व्यक्ति सोचता है कि भाई गांव से निकल के शहर चले जाए, फिर गांव का विकास कौन देखेगा। तो सर दरअसल जैसे आप इंस्टीट्यूट में आए, जब आपने भैया ऐसा पेशा चुना कि मुझे एजुकेशन देनी है, उन बच्चों को एजुकेशन देनी है जो सोसाइटी के अंदर स्किल्स बहुत डेवलप करके बैठे होंगे, लेकिन उनकी स्किल्स को निखार नहीं पा रहे हैं। लेकिन नौकरी आपके पास थी पहले जी, काफी आपने नौकरी की है, इंजीनियर की नौकरी भी आपने करी है। तो मतलब ऐसा कभी माइंड में नहीं आया कि यार इस नौकरी में मैं बढ़ोतरी करूं, स्किल्स को खुद का निखार के, कि नौकरी में ही अच्छा कर पाए भाई, हमारी
पर एनम 1 लाख हो जाए या आगे भी चल के सैलरी बढ़े? देखिए सैलरी और पैसा माइंड में रहता नहीं है जनरली, अच्छा। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि 2 टाइप के लोग होते हैं देखिए। एक वो होते हैं जो सिर्फ़ ये करते हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए, चाहिए। ऐसा करना चाहिए, चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे। करेक्ट। मैं ये बात को सही नहीं मानता हूँ। सही बात। मैं ये बोलता हूँ कि ये हमने कर दिया है, अब आप देखिए कि इसके क्या परिणाम आए। सही। आपने क्या किया है समाज के अंदर, तो जब वो आपके अंदर जिस दिन ये ललक आ गई ना करने के लिए, तो उस दिन हमारे लिए पैसा सेकेंडरी हो जाए। सही। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आज पैसा नहीं कमा रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर में, भई ये कि मुझे भी अपना परिवार चलाना है। लेकिन हम कम पैसों के अंदर भी समाज के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी समस्त ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। रही बात नौकरी की, मुझे नौकरी देने वाला बनना है। यदि मैं आज नौकरी कर रहा होता तो सिर्फ़ अपने लिए कर रहा होता। आज हम इंस्टीट्यूट के माध्यम से लगभग 50 लोगों का हम आज हमारा स्टाफ है, उन सबको हम रोज़गार दे पा रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं अपने घर परिवार के लिए अपना विकास कर पा रहे हैं। तो नौकरी मीन्स क्या है कि वो एक सिर्फ़ एक माध्यम था वहाँ तक जाने का, किसी भी सिस्टम के बारे में सीखने का, वहाँ पे आ रहे चैलेंजेस के बारे में जानने का। जब वो सारी चीज़ें हमने पता करी, तो आज हम अपने इंस्टीट्यूट में ये प्रयास करते हैं कि मेरे साथ में जो लोग मेरे कलीग्स काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे अच्छे से हम उनको विकास कर पाएँ, कैसे उनके माध्यम से समाज का हम गढ़ पाएँ। लेकिन यदि मैं सिर्फ़ एक जगह नौकरी करता, एक जगह पे सीमित रह जाता, तो इस तरीके की जो मेरी विचारधारा है या जो मेरे अंदर एक उमंग है कि समाज के लिए कुछ करना, तो शायद वो कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने इसको चुना। फिर दूसरी बात रही इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मुझे यदि जाना रहता, तो फिर मुझे अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गाँव को छोड़ना पड़ता। क्योंकि लेकिन मैं वही है कि भई यदि हम भी पढ़ लिख के बाहर चले जाएँगे, तो यहाँ का विकास कौन करेगा? तो मन में एक धारणा थी कि नहीं ठीक है, हमने जो पढ़ाई करी, जो जॉब है इट्स ओके, लेकिन हम अपने ही एरिया में देखें हम क्या अच्छा कर सकते हैं। मैंने देखा कहीं न कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में एरिया थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अभी सही चीज़ों की जानकारी लोगों को नहीं है, शायद मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। कुछ कर और पाए। मैं ये मानता हूँ यदि 1% भी कुछ कर दिया, तो मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। सही। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है और हर व्यक्ति आज के टाइम पे नौकरी ज़रूर चुनता है क्योंकि घर पालन-पोषण को करना होता है, सारी चीज़ें। लेकिन जैसे आप ये अकेडमी चला रहे हैं भई, प्रेरणा आपकी मिली है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं और गाँव में आए हैं आप। मतलब ऐसा ना मुमकिन नहीं हो पाता कई लोगों के लिए कि गाँव में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, फिर भी हम क्या बेटर कर पाएँगे? और जहाँ तक मेरे हिसाब से बात आती है कॉम्पिटिशन की, तो क्या आपके जो क्षेत्रीय स्कूल हैं, क्या उन क्षेत्रीय स्कूल से आप कॉम्पीट करते हैं अपने आपके स्कूल को? नहीं, नहीं, मेरा किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भई। हम में कॉम्पिटिशन करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं और प्रेरणा तो देखिए मैं अपने जीवन में एक सिद्धांत को मान के चलता हूँ कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। मैं जिस काम को कर रहा हूँ, उस काम को पूरी ईमानदारी से करूँ, पूरी शिद्दत से करूँ और मेरे काम की वजह से जो मेरा मोटिव है, जो पर्पस है, वो पूरा हो जाए। मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, जो कलीग्स मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर पाऊँ और तो वो मैं इस माध्यम से कर रहा हूँ। कॉम्पिटिशन की रही बात, तो देखिए मैं ये सोचूँ कि सारे बच्चे मेरे ही स्कूल में आ जाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है और मैं इतने सारे बच्चों को रख नहीं सकता हूँ। तो ये तो जिसकी जैसा विवेक होता है, जिसकी जैसी समझ होती है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, वो वहाँ आएगा और वहाँ पे पढ़ेगा। तो कॉम्पिटिशन मेरा किसी से नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, सैटिस्फाई हो रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने 16-17 में पढ़ाया था, कोविड के पहले, कोविड के बाद पढ़ाया था, अब वो बच्चे बहुत बड़ी-बड़ी पोस्ट पे जाने लगे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि हाँ, हमने जो काम किया है, वो हमें उसका रिज़ल्ट का समय आ गया। तो मेरा कॉम्पिटिशन तो भई किसी से भी नहीं है। मैं आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है आपने मुझसे पूछा है बट सब अपनी जगह सही है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं। बस मेरा देखिए मेन ये है ना कि गाँव के बच्चे को कभी कोई हल्के में ना ले। हुँ। उन बच्चे को मैं वो प्लेटफ़ॉर्म दे पाऊँ, उनकी ताकत को मैं उस लेवल पे ले जा पाऊँ और हम ले भी जा रहे हैं। आप अभी मेरा जो विज्ञान मेला वाले बच्चे हैं, अलग-अलग जगह पे जाके उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है। बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स जिनको हम बड़े स्कूल बोलते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड स्कूल हैं, उनके साथ में बच्चों ने कॉम्पिटिट किया है। तो हमारा कॉम्पिटिशन तो वहाँ भी नहीं था किसी से, हमारा कॉम्पिटिशन यहाँ भी किसी से नहीं है। बट ये है कि जो हमने ठान लिया है, जो टास्क हमको करना है, जो बाकी सभी जगह के बच्चे कर रहे हैं, वो डायमंड अकेडमी का बच्चा भी करेगा और कहीं पर भी पीछे नहीं रहेगा। बस मेरा सिर्फ़ इतना सा धैर्य मैं लेके चलता हूँ मैं। दूसरा
एजुकेशन और उसके साथ में अच्छे संस्कार। तो हमारा तो मोटिव ही है ये, शिक्षा भी और संस्कार भी। तो बस ये सब ध्यान में रख के हम अपना काम कर रहे हैं। सही बात सर। वैसे हमें कॉम्पीट करना भी नहीं चाहिए ज्यादातर। हाँ, सोसाइटी के अंदर लोग कॉम्पीट में जरूर आ जाते हैं जल्दी से, छोटी सी चीज स्टार्ट करते हैं तो मुझे देखिए इससे सर, ये कंपटीशन करता स्कूल हूँ। है ना। जी एक तो इसको ना तो बिजनेस समझना चाहिए, ना बिल्कुल। लोगों को इसको धंधा बनाना चाहिए। ना तो ये धंधा है, ना ये बिजनेस है, ना यहाँ कोई कंपटीशन है। ये समर्पण है हाँ, एक। ये समर्पण है। हाँ, हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। माता पिता ने अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनका भविष्य हमारे हाथों पे बिल्कुल दिया है, बिल्कुल। हमारे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी बड़ी हमारे कंधों जिम्मेदारी है। पर है। और शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक हैं। जी यदि आप अपने जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टीचिंग की काम आप छोड़ सकते हैं। सही तो बात। बस हम उसको ध्यान में रख के काम करते हैं। सर जैसे ये जो बच्चे हैं अभी के टाइम पे हैं, और पहले ऐसा लगता था कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जब हम डिफरेंट करते हैं, तो आज भी आप इस चीज को मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल देन बेटर गवर्नमेंट स्कूल? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि प्राइवेट टीचर इतनी मेहनत क्यों कर पा रहा है, जबकि गवर्नमेंट टीचर्स को भी वही फैसिलिटीज और उससे ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है। फिर भी अगर आज हम एमपी बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखें, तो हम 9th 11th को देखेंगे तो उनका रिजल्ट बहुत डम है। मतलब या तो नहीं, स्ट्रेटेजी सही नहीं है। ये जो रिजल्ट है, ये तो खैर अभी अभी हो रहे हैं। जी इसके पीछे आपको भी जानकारी होगी, हमारी एक मुहिम चलती है जी बच्चों से को मोबाइल से दूर रखने के बिल्कुल। लिए। तो ये जो रिजल्ट खराब हुआ है, आप जब इसकी जड़ में जाएंगे, तो या आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको उसको ब्रीफ कर पाऊंगा बिल्कुल। कि पूरा मेन कारण मोबाइल है। तो हम्म, अभी छोटा सा बच्चा है, आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, उसकी दिमाग बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गई है। तो हम सिर्फ टीचर्स को ही ब्लेम करें, ऐसा नहीं है। हम्म, रही बात गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का, तो मैं उनमें भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मानता हूँ। देखिए, सारे प्राइवेट स्कूल यदि बंद हो गए, जी तो इतने सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं नहीं बन जा पाएंगे। हमारे एरिया में इतने स्कूल्स नहीं है, नहीं। इतने टीचर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल का अपना एक अलग काम है, अपना एक अलग दायरा है। प्राइवेट स्कूल का अपना एक अलग दायरा है। अब ये पेरेंट्स की रुचि के ऊपर है, या पेरेंट्स अपने सामर्थ्य के हिसाब से क्या करना चाहते हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, परिवार बड़ा होता है, सभी माँ बाप एक जैसा बच्चों के लिए एफर्ट लगा पाए आवश्यक नहीं, तो सभी अपने क्षमता अनुसार काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर्स अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो भी गवर्नमेंट स्कूल से बहुत बड़े बड़े अधिकारी, जो हम बात करते हैं, बहुत अच्छे लोग निकले हैं, आज भी निकल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि प्राइवेट स्कूल के जो एफर्ट होते हैं, वो कुछ गवर्नमेंट के आदेश पे, कुछ हम अपने हिसाब से भी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सारा काम शासन के आदेश अनुसार चलता है, तो वो अपने लिए काम कर रहे हैं। हमको जो फ्यूचरिस्टिक चीजें लगती हैं, हमें लगता है कि हाँ यार, ऐसा होना चाहिए, तो शायद हम उसको अडॉप्ट सही। करने का प्रयास करते हैं। और तो जो आप माहौल बनाते हैं, तो मैं कई बार आपके स्कूल को नोटिस करता हूँ, बार बार मैंने ये चीज देखी है कि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारा कलीग है, एक तो ये होता है कि डायरेक्टर ऑफ आपका पर्पस ये रहता है कि भाई मुझे सिर्फ टीचर से मेहनत चाहिए, भाई आप पढ़ाओ और जाओ। लेकिन आप ऐसा कैसा माहौल एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं सभी टीचर्स को, ऐसा परिवार जैसा दूसरे बच्चों के माहौल को? जैसे अभी घर जैसे बच्चा आ जाता है तो सारे एनवायरनमेंट को भूल जाता है, कि हमें लगता है कि भाई स्कूल जैसा एनवायरनमेंट उसको घर नहीं मिल सकता, ये सिंपल सी बात है। लेकिन क्या ऐसा स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है, क्या ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे कि टीचर्स के साथ साथ बच्चों का एनवायरनमेंट चेंज हो? क्योंकि टीचर्स भी घर जाते हैं तो उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, और एकेडमी के अंदर कैसे कैसा एनवायरनमेंट आप तैयार कर रहे हैं जिससे कि टीचर्स को ऐसा लगे परिवार जैसा, एक फैमिली रिलेटिव हो कि यार मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे करना है बेटा। मतलब उसको ऐसा ना लगे कि ऐसा नौकरी में कर रहा हूँ, ऐसा जॉब मेरी है और मैं करके और चला जाऊँ। देखिए, जब आपका उद्देश्य एकदम साफ होता है ना, तो ये कभी दिक्कत ही नहीं आती। आपने डायरेक्टर मेरे को 2-3 बार बोल दिया है। जी मतलब ठीक है, मेरा डेजिग्नेशन डायरेक्टर है, बट डायरेक्टर मैं अपने आप को मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, ये अलग बात है। सही बात। दो टाइप के लोग होते हैं, एक बॉस और एक लीडर। जी मैं कभी भी बॉस बन के काम नहीं करना चाहता। सही बात। मैं, हाँ, ये है कि ठीक है, मैं उनको लीड कर रहा हूँ, तो जी। मैं एक अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बॉस कभी नहीं बॉस। बनना चाहता। अब लीडर क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, तो मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ। तो जो प्रॉब्लम टीचर कभी फेस कर रहा है क्लास के अंदर, तो वो प्रॉब्लम मुझे पहले ही पता होती है। कि जैसे भाई क्लास के अंदर फैन कोई खराब हो गया, फैन नहीं चल रहा है, तो उस रूम में मैं गया, मुझे गर्मी एहसास हो रही है। वो टीचर मेरे पास में आए कि सर उस क्लास का एक फैन खराब हो गया, आप राइट करवा दो, बट उसके पहले ही मुझे पता है कि यार मेरे एक फैन खराब है, और उस क्लास में मैं गया था, मुझे उसको रिपेयर करवाना है।
तो जब हम भी वही काम करते हैं ना, तो उन चैलेंजेस से हम गुजरते हैं। मुझे पता है कि मेरे टीचर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम राइट टाइम पे ठीक कर देते हैं। दूसरी चीज़, जिन चैलेंजेस के साथ में बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी क्लास में कोई इश्यू आ रहा है, तो वो मुझे भी पता है। तो मेरे को टीचर के साथ बात करने में, टीचर्स को मुझे बताने में कहीं भी गैप नहीं होता है। वो एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए हम एक अच्छे परिवार का गठन कर पाए। मैं वहाँ जाकर स्कूल में कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं जी करता जी। हूँ। हाँ, मेरी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सुबह 10-15 मिनट के लिए टीचर्स के साथ बैठ गए, उनके साथ मीटिंग करी, पूरे डे का प्लान किया। उसके बाद में भाई टीचर्स अपनी क्लास में, मैं अपनी क्लास में, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं अपना सब्जेक्ट सही पढ़ा रहा हूँ। बात। तो वो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकते हैं कि सर हमको ये इश्यू है, क्योंकि सर भी तो वही हैं। सर को भी तो पता है कि क्या सही है बात भी है। या नहीं है। अब घर की बात है, तो देखिए, बच्चे का जो भविष्य निर्माण की बात है, अधिकतर ज़िम्मेदारी पेरेंट्स टीचर्स की है, स्कूल की है। जी, लेकिन थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी पेरेंट की भी पेरेंट होती है। को भी निभाना तो हम चाहिए। लोग पेरेंट को स्कूल बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ होमवर्क हमने पेरेंट्स को दिया है। अच्छा। वो पेरेंट्स जो होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, रोज़ दिन में सिर्फ़ एक 24 घंटे में सिर्फ़ 5 मिनट देना। अच्छा। जो पेरेंट्स 5 मिनट अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं हमारे बताए अनुसार, तो उनके बच्चा घर पे भी एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पा रहा है, और हम घर बैठे-बैठे बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं उनके घर से। हम अपने घर से बच्चों को वहाँ कंट्रोल करते हैं उस होमवर्क के माध्यम से, और पेरेंट्स भी कहीं न कहीं संतुष्ट है कि हाँ यार, इस तरीके का ये जो होमवर्क हमें मिला है, इसको करने से हमारे बच्चे में सुधार है। तो ऐसे करके हम बच्चे को कंट्रोल करते ये हैं। बात तो है, कम से कम वो एनवायरनमेंट ऐसा तो लगे कि यार बच्चा हमेशा सोचे कि मैं पढ़ाई करूं, कुछ एक्स्ट्रा करने का एफर्ट लगाऊं। अरे सर, बहुत सारी बातें जब हुई थी ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा आता है कि जो मैं मतलब बीच में इस चीज को बात करने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे, कि कोचिंग जो आपकी थी, हाँ। मतलब उस कोचिंग का इंटरेस्ट फैक्ट मैंने जरूर जाना था उस समय, कि कैसे कोचिंग अलग हुई, कैसे एकेडमी आई थी, तो उस कोचिंग का क्या हुआ था? मतलब उस समय मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था कि आपके अंदर एक मोटिव आया कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा नया, कि कोचिंग से काम चलेगा नहीं। नहीं, देखिए, कोचिंग में क्या हो रहा था, मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा था, मतलब 9, 10th, 11, 12th, ये। तो उन जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको ऐसा लगा कि सर हमारे छोटे भाई-बहन हैं, हम चाहते हैं आप उन्हें भी पढ़ाओ। बच्चों को, बड़े बच्चों को हाँ, ऐसा बड़े लगा बच्चों को उसका। ऐसा लगा कि सर हमारे छोटे भाई-बहन हैं, आप उनको भी हाँ, पढ़ाइए। उन्हें फ्यूचर सिक्योर लगा, बिल्कुल। तो हाँ, कि लगा कि यार सर हमारे मतलब आज हम 12th में आके आपसे पढ़ रहे हैं, और जी यदि आप पहले से पढ़े होते तो सर शायद हम कुछ और और बेटर कर कर पाते पाते। हैं। तो हम चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ के छोटे भाई-बहन, उनको भी आप पढ़ाओ। सही। फिर मैंने बीच में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चालू करी छोटे बच्चों के लिए, तो फिर बड़े बच्चों को लगा कि नहीं सर हमको भी ये चीज़ें करवाइए। तो मैंने कहा कहीं न कहीं कोचिंग से सिर्फ़ ये काम नहीं हो पाएगा कि अब मैं छोटे बच्चों का को देखूँ कि बड़ों को देखूँ, और टाइम हमारे पास में लिमिटेड था। लिमिटेड। तो फिर हमने कहा भई कि हमें ये स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ से हमने स्कूल को स्टार्ट किया। अब जब स्कूल को स्टार्ट किया, तो भाई एक अच्छा टीचर, मतलब टीचर तो यही चाहता है कि मेरे सारे बच्चे फर्स्ट आएँ, सारे 90 प्लस में आ सही जाएँ। बात है। लेकिन भाई सभी बच्चे एक लेवल पे आ जाएँ, ऐसा नहीं हो ऐसा सकता नहीं है। हो सकता। मैं सोचूँ कि मछली को भी मैं उड़ना सिखा दूँ, तो नहीं हो वैसा सकता। पॉसिबल नहीं। तो जिसको जो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, उसको उस प्लेटफ़ॉर्म पे लाना और उसके टैलेंट को वहाँ पे परखना, ये एक अच्छे टीचर के गुण होते हैं। ये जब मुझे लगा, तो फिर मैंने स्पोर्ट्स, हुँ। कल्चरल एक्टिविटी, अलग-अलग जैसे साइंस इवेंट हो गया, ये सब, ये विज्ञान मेला, मॉडल्स बनाना, ये सब चीज़ों में मैंने बच्चों को डालना शुरू किया। तो उसका परिणाम ये आया, जो पढ़ने में अच्छे थे, वो पढ़ने में और होशियार हो गए। जो पढ़ने में थोड़े से वीक थे, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थे, तो वो स्पोर्ट्स में बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा हो आ गए। रहे हैं। अब वो वहाँ से जो साइंस मॉडल की कहानी हुई, आज जो हम बात करते हैं कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए, वो साइंस एग्ज़िबिशन, साइंस मॉडल उसके लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि बच्चे या तो मोबाइल नहीं चला रहे थे तो वो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें सर्च कर रहे थे, और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि अब हमारे बच्चे साइंस मॉडल, साथ में रोबोटिक्स और एआई में भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों में वो एक्सपर्ट हो गए, और हम आने वाले टाइम में उनको उसमें भी एक्सपर्ट बनाने का हम काम करेंगे। क्या? ये तो सर मतलब इस प्रकार की बातें हो गई हैं कि भाई बच्चा पढ़ तो रहा ही है, हाँ, पढ़ने के साथ-साथ अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा है, थोड़ा-सा हाँ। उद्यमी है बच्चा, हाँ, हाँ। लेकिन उसको तो आप ड्राइंग ग्राउंड अच्छी पे आ आ रही है, जाओ। हाँ, आप ग्राउंड पे ड्राइंग आ करो, जाओ, ड्राइंग आप करो, एक्टिविटी करो, आप कोई भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट बनाइए, आप डांस करो, आप स्कूल को डेकोरेट करवाइए, डेकोरेट घर का करिए, करिए, आप डांस में अच्छे हैं, आप डांस में अच्छा डांस करिए। करिए, देखिए सिंगिंग सर, में अच्छे से। यही होता है, जी, चहुमुखी विकास कहने से कुछ नहीं होता है। जी, जी। चहुमुखी विकास के लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ती है, बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना पड़ता है, और फिर उसके लिए हमको एक प्लेटफ़ॉर्म देना पड़ता है। सिर्फ़ हमने कहा कि हम चहुमुखी विकास करते हैं,
कैसे करते हैं, आपके पास क्या प्लानिंग है, कि कैसे होता है चहुमुखी विकास, बताइए आप हमें। सही बात है। तो उसके लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है। और मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि जब सब हमारे अंदर करने की ललक होती है ना, ललक होती है, तो फिर ऊपर वाला भी मदद करता है और मदद। धीरे 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 सब कुछ होता चला जाता है। सही बात है सर। जैसे कई बार ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होता है। कई बार हमने देखा है कि जैसे आप तो स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम रन कर रहे हैं, लेकिन कई सारे क्षेत्रीय स्कूल हिंदी मीडियम रखते हुए भी इंग्लिश मीडियम बोल के रन कर रहे हैं। हाँ, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं उस समय जब एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए अभी एनईपी 2020 आया, हाँ। उस समय आपको ऐसा लगा या आप घबराए कि भाई एनईपी 2020 आ गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, और अचानक से एमपी बोर्ड ने ये भी कर दिया कि बच्चों को फिफ्थ एंड एट्थ में बोर्ड करवाएं। तो अचानक से बदलाव, और बच्चा अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है या नॉर्मल है, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए? नहीं नहीं, देखिए सर, फिफ्थ और एट्थ को बोर्ड करने का फैसला बहुत अच्छा है। जी। हम बहुत धन्यवाद करेंगे अच्छा, आप सरकार इसको का। एग्री अरे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एनईपी 2020 की आप बात कर रहे हैं, जी जी। मैं इसको 2016 में लागू कर चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आप यदि, जब से मैंने एजुकेशन सिस्टम चालू किया है, हम ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं, प्लेइंग वे मेथड्स की बात कर रहे हैं, बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं, यही सब एनईपी 2020 है। ये 2020 में गवर्नमेंट ने लागू किया है, लेकिन यदि आप हमारे डायमंड एकेडमी की तह पे जाएंगे तो मैं 2016 में ये चालू कर दिया था। क्या बात? एक मतलब समय, हाँ जी, 2011 में जब मैं स्कूल के अंदर था, मैं तब से बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो रही बात फिफ्थ और एट्थ बोर्ड की, तो मैं इसको बिल्कुल मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। क्या क्यों? क्योंकि भाई जब फिफ्थ बोर्ड हो जाता है ना, तो फिर स्कूल के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है। प्रेशर होता है। टीच स्कूल भी मेहनत करता है और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। सही बात। और वही चीज, क्योंकि बच्चा जब तक बोर्ड क्लासेस में नहीं होगा, जब दूसरे सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं देगा, तो उसको भी शायद उसकी वो परख, वो वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब से ये बोर्ड हुआ है, तब से बच्चों के बीच में कंपटीशन बढ़ा है, पढ़ाई करने की ललक बढ़ी है, उन्होंने क्लासेस को सीरियस लेना चालू कर दिया है। स्कूलों के ऊपर भी दबाव है कि नहीं, यदि रिजल्ट खराब होता है, बच्चे फेल होते हैं, तो हमारी भी बदनामी है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, और हमेशा के लिए ये बोर्ड कम से कम, ये जो कंप्लीट मेन चलती रहे, क्लासेस है, ये होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। अब जो मैं एनईपी साहब, ये 2020 ठीक है, जब मुझे पता चला ना कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी लागू करी है, तो मुझे लगा यार ये तो मैं पहले से ही पहले करता आ से रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो कुछ नया नहीं है। सही बट बात है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, देर सवेरे कभी तो बाकी स्कूलों को भी समझ में समझ में आएगा, कम आएगी से वो कम चीजें। ये भी वो सारी चीजें करेंगे। जी। तो भाई मेरे को तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। रही बात इंग्लिश मीडियम की, तो देखिए क्या है कि भाषा है ये तो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जो भी मेन डिफरेंस है, वो है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस जब वो आगे किसी कंपटीशन एग्जाम में जाता है, हम जब वर्ल्ड वाइड या नेशनल लेवल पे जब कॉम्पिटिट करते हैं, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, जिनको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में वहाँ कमी आती है। कमी। तो मैं बस वह चीज मुझसे देखी नहीं गई। मुझे लगता है कि नहीं, हमारा भले ही गांव क्षेत्र का बच्चा है, हम इन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे और अच्छी एजुकेशन देंगे। और डायमंड एकेडमी, आप यकीन मानिए, बस वही काम कर रही है। इंग्लिश मीडियम के लिए सारे बच्चे गुनगा छोड़ के, गांव छोड़ के भोपाल नहीं जा सकते हैं। सही है। हमारे यहाँ का जो व्यक्ति है वो इतना पैसा नहीं लगा सकता है। सीबीएसई स्कूल्स में जो फीस होती है बहुत हाई होती है, तो हर पेरेंट नहीं दे सकता है। इफर्ट नहीं तो कर जो पाते। नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम वही हिंदी मीडियम की फीस के अंदर, कम से कम पैसे के अंदर, एक अच्छी लेवल की एजुकेशन देने का काम डायमंड एकेडमी कर रही है। दूसरा चीज, ये मीडियम और ये सब ठीक है, लेकिन क्या है ना, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, एक कंपटीशन वाली एजुकेशन और एक अच्छे संस्कार, तो शिक्षा एक बेटर लेवल की, प्लस उनको अच्छे संस्कार देने का संस्कार। काम डायमंड एकेडमी कर रही है। सही बात सर। मतलब उसमें तो ये है कम से कम कि भाई बच्चों को जो चीजों में रेगुलर बेस पे वो चल रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। एनईपी तो अपनी आपकी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन कई स्कूल एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं हाँ, इन चीजों को। लेकिन आपने जिस हिसाब से एकदम से चेंजेस आया, उस हाँ। चेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया कि हम्म, भाई हम तो कर पाएंगे, क्योंकि हम हम्म। तो ऑलरेडी कर रहे हैं उस चीज इनका को। करने की ललक होनी चाहिए ना। ललक होनी चाहिए उसमें। जिसने भी इसको बनाया है, कोई ये एक दिन में नहीं बनी नहीं होगी, बना। या हर किसी ने भी नहीं बना दिया भाई, इसके पीछे पूरा सिस्टम काम सिस्टम करता काम। है, पूरी एक टीम बैठती है वहां पे, बहुत हायर लेवल के लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। तो हम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? तो भाई वो चीजें हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वो फायदेमंद है। आप करके तो देखिए, जब होगा तो पता सर चलेगा कि हाँ, ये ये बच्चों जो का डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं, वो हाँ, जो एनईपी 2020 लागू हुई है, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। एआई रोबोटिक्स हम्म, हमारे बीच में आए, बच्चों को 6 क्लास से वो चीजें मिले, साइंटिफिकली वो इन चीजों को जाने। हम्म। तो अभी आप एनईपी 2020 को लेकर कभी ये तो मन में नहीं आता कि यार ये चीज और बढ़नी चाहिए?
मतलब इस लेवल पे पढ़ना चाहिए कि अगर 5th क्लास का बच्चा मैच्योर हो गया है हम्म, तो उसको 6 में जाते ही साइंटिफिकली वो चीजें मिले कि जो आज के एजुकेशन सिस्टम को जरूरत है और वो कंपटीशन कर पाए मार्केट में। तो जैसे एआई अब बहुत तेजी से चल रहा है। सर क्या होता है, गवर्नमेंट ने किसी भी पॉलिसी को लागू कर दिया, लेकिन सबसे मेन बात होती है उसका रोड मैप तैयार करना, कि आप उसको करेंगे कैसे। करेंगे कैसे? ऊपर से ऑर्डर आया बोल रहा कि है आपको आपके स्कूल में भाई ये एआई करवाना पढ़ाना है, सही बात तो वो तो ठीक है पढ़ाना है, एक तो होता है फॉर्मेलिटी, आपने कागजी कार्रवाई कर दी, कर नहीं। दी, सही बात मेन होता है ना उसके लिए आपने रोड मैप क्या तैयार किया। कर दिया। देखिए हम लोग बात करते हैं कि अपना गोल सेट करिए, आपने गोल सेट कर लिया कि मेरे को बोर्ड क्लास में किसी बच्चे ने कि मुझे 90% बनाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, अब वो उसके लिए 90% के लिए आपको क्या करना है, क्या वो करना उसकी तैयारी है कि नहीं। सही। तो वो जो एआई है, रोबोटिक्स है, एनईपी है या कोई भी चीज है ना, उसके लिए मेन होता है आपको रोड मैप तैयार रोड में करना। तैयार तो उसका रोड मैप कैसे तैयार होता है मैं आपको बताऊं। क्लास 6 में हमारा बच्चा साइंस नहीं पढ़ता है, क्लास 6 से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ता है। पढ़ने 3 लगता है अलग अलग कि कॉपियां मतलब होती उसको हैं। 12th में जाकर मिलेगा, बिल्कुल वो काम बिल्कुल अभी से बिल्कुल। करवा रहे हैं। तो क्लास 6 से ही उसकी समझ बढ़ जाएगी कि भाई फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। तो जब 6 में कुछ चीजें 6 में समझ में आएगी, फिर 7th में, फिर 8th में, फिर 9th में, फिर 10th में। अब ये 5 साल हमने क्या किया, अब बच्चे को 11th में हमें बताना नहीं है बताने कि की बेटा आपको बायो लेना चाहिए कि कि नहीं मैथ लेना लेना चाहिए, चाहिए, सही। आपको मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमने व्यक्ति को बता दिया कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, उसने भी ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो रोड मैप है वो कौन देगा। डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, आप उतनी पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपका उतना माइंड उस चीज में उतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपका इंटरेस्ट तो बैंकिंग में है लेकिन आप डॉक्टर का लक्ष्य बना के बैठे हैं। तो बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है, तब जाके ये चीजें लागू होती है। और जिसका बेसिक क्लियर है, जिसने जमीनी स्तर से काम को अच्छे से पकड़ा है, तो आने वाले टाइम में फिर बच्चों को दिक्कत नहीं आती। तो लागू करवा देना होना अलग बात है, उसके लिए रोड मैप को तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट उस चीज पे है। चलते रहना, काम करना जी वो जी जी जरूरी बिल्कुल। है। तो सर ये चीजें मतलब एक लागू होना और बच्चे के लिए कितना जरूरी है, हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया है और एग्री भी करेंगे सारे लोग कि हाँ ये वाकई ये चीज होना चाहिए। अच्छा, मैं उस चीज को लेकर जा रहा हूँ कि जहाँ अकेडमी में आप बच्चों के लिए प्लस एजुकेशन जो आप डायमंड एकेडमी में दे रहे हो रेगुलर रेस वाली, चाहे वो एमपी बोर्ड से रिलेटेड हो या सीबीएसई से रिलेटेड हो, लेकिन नवोदय की जहां तक हमारी बात आती है, मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे यहाँ तक लगता है। मतलब मेरा भी एक सपना था, मतलब उस चीज को लेकर मैं तो यहाँ क्लियर कह रहा हूँ, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके पास जब आया था तो उस समय ऐसा लगता है कि यार आपने जो चीज इमेजिन की है कम से कम आप वहां पहुंचे हैं। लेकिन आप भी नवोदय से पढ़े हैं जहां तक मुझे जानकारी है। नवोदय की एजुकेशन सिस्टम, मतलब आपको तो बताने में बड़ा मजा आएगा उस चीज को, थोड़ा कभी कभी रुआसा भी आता है कि यार हमने किस दौर से गुजरे हॉस्टल लाइफ से, और आज बच्चों को वो दे पा रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि गांव में बच्चा है, हर बच्चा नवोदय नहीं जा पा रहा बेचारा, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट तो हम दे दें कि वो नवोदय जैसा फील करे, और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो कुछ अच्छा बेटर कर पाए। देखिए सबसे पहले नवोदय की एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी। तो ये ग्रह त्यागी जो पहले व्यवस्था चलती थी गुरुकुल वाली, बस आप वही समझिए नवोदय विद्यालय गुरुकुल है। अभी तक का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो नवोदय से बेटर रिजल्ट अन्य कोई संस्था नहीं दे पाई। उसका सबसे बड़ा कारण है नवोदय का डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्योंकि हर चीज टाइम के साथ में मैनेज है, टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें करना है। तो आप अभी आप जो कह रहे थे, नवोदय का स्टार्टिंग का पीरियड था जब हमें घर की याद आती थी, थोड़ा सा रोते थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लेकिन जिस दिन हम समझ गए थे तो फिर हमने पूरा 7 साल वहां पे निकाला है। साथ साथ तो नवोदय की हमने नमक खाया है, वहाँ की रोटी खाई है, वहाँ का समय जिया है, और हर नवोदयन इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है जो वहाँ पे 7 साल गुजार के आया है। तो अब वहां से मैं आ गया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नवोदय ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं क्या इसको वापस दे सकता हूँ। तो मैं अपने आसपास के एरिया के बच्चों को पढ़ाकर, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के भी अधिक से अधिक बच्चे ऐसी संस्थाओं में जाएं और वहाँ की एजुकेशन को लें, वहाँ के सिस्टम को समझें, और इस समाज के लिए फिर वो भी अच्छा काम करें। तो ये जो कोचिंग की पॉलिसी है ना, मैं तब से कर रहा हूँ जब मैं खुद पढ़ता था। तो तब से लेके आज तक कई सारे बच्चे नवोदय गए हैं, कई सारे बच्चों को कोचिंग दी है, और ये सारी चीजें निःशुल्क है। हम बच्चों से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते हैं, चाहे कोचिंग का हो, चाहे टेस्ट सीरीज का हो, चाहे अन्य छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं, तो हम डायमंड एकेडमी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो सच में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रणाली से जोड़ना चाहते हैं, नवोदय से बेटर कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएँ, किसी में भी चले जाएँ, नवोदय का जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही काम कर रहा है। तो नवोदय का सिस्टम कहीं नहीं है, तो मतलब फिर नवोदय से बेटर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो मैं बच्चों को बिल्कुल, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस करवाते हैं, और अभी हमको साल दर साल सफलता भी मिल रही है। जैसे इस साल भी हमारे स्कूल से एक बच्चा अच्छा गया, नवोदय गया पिछली है। बार भी गया मुझे यहाँ हाँ तक जी, हाँ, पता बिल्कुल। है तो ना। अब मैं तो बस क्या है, नवोदय से जो लिया है ना, धीरे-धीरे उसका कर्जा उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कुछ मैं नवोदय का जो रिटर्न कर पाऊँ, बस ये मेरा प्रयास है। और हर पेरेंट्स को मेरे हिसाब से कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बिठवाएँ और नवोदय जैसे स्कूलों में ज़रूर भेजें। जरूर भेजें, मतलब थोड़ा सा एक एफर्ट तो लगाना चाहिए हमें हाँ कि जी, भाई बिल्कुल। नवोदय में। सर, जहाँ तक आपने इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है डायमंड एकेडमी की, और मुझे लगता है कि रिलेट भी करेगा पूरा सोशल न्यूज परिवार इस चीज को, हुँ, कि वाकई ही एक काम करना और सिर्फ ये कहना कि हमने करेंगे हुँ, या करना चाहते हैं हुँ। या किया है, जैसे आप बिलीव करते हैं कि यार कर दिया है, हाँ, वो कर करना भी है। दिया है तो बता दिया है। नहीं, मैं उस पे बिलीव नहीं करता हूँ। कुछ लोग भाषण देते हैं ना, हाँ, ऐसा होना चाहिए, वैसा जैसा होना होना चाहिए, चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, रोज स्कूल जाना चाहिए। भाई आप कह के चले गए, लेकिन आपने उसके लिए किया क्या है? किया क्या है। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई ये रोड मैप तैयार हो गया, ऐसा ऐसा चलो, सब हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बताएंगे, देखो आपका नशा छूट गया, आपका बच्चा रोज स्कूल जाने लगा, देखो इसने मोबाइल चलाना छोड़ छोड़ दिया। दिया। ये तो सब भाषण दे रहे हैं। बच्चों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहिए, और खुद घर जाके मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप उसमें ढल ही नहीं पा रहा। काम करिए भाई, काम करके दिखाइए, करके आप रोड मैप तैयार करिए और काम सही करिए। बात है। चाहिए चाहिए से कुछ नहीं चाहिए होगा। से कुछ नहीं होगा। और जब ये बात आती है कि हम ये करेंगे, हाँ, हम ये कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं और करेंगे, तो मेरा मतलब रिजल्ट कहाँ है? हाँ, या तो रिजल्ट आप दिखा नहीं पा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आप कैंपेन चलाते हैं, हाँ, बहुत सारे कैंपेन के बारे में सुनता हूँ, तो स्टार्टिंग से बहुत कैंपेन मैंने देखे हैं, और कई ऐसे कैंपेन के नाम जो आप सोसाइटी के अंदर लाए हैं, हुँ, और विशिष्ट कर मैंने एक कैंपेन देखा, सबसे बेस्ट मॉडर्न जो पेरेंट्स के लिए वो है मोबाइल ना चलाना। हाँ। मतलब उस चीज को भाई अपने माइंड में क्यों आई ये चीज कि भाई किसी को कोई मतलब नहीं है, हुँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चों के लिए ऐसा क्या स्ट्रक्चर तैयार किया जाए कि बच्चा मोबाइल ना चलाए। पता है सर, मैं आपको बताता हूँ, जी। 2019 में हमने एक इवेंट किया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे माइंड में उस समय भी ये चीज़ें आई थी कि यार बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। तो हमने एक बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाया था, जिसमें एमपी और महाराष्ट्र के जीएसटी टैक्स डिपार्टमेंट के हेड आदरणीय पालीवाल सर हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। तो उन्होंने भी उस बात की सराहना करी थी कि उस पूरे स्पोर्ट्स इवेंट में जगह-जगह पे हमने लिख कर रखा हुआ था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हिंट दे दिया था हाँ, वो उस समय पे मुझे समझ में आ 19 गया में। था कि 2019 में, 19। जनवरी 19 की बात है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आने वाला टाइम बहुत डेंजर होने वाला है बच्चों का मोबाइल के प्रति। फिर उसके बाद में कोविड आता है। कोविड के बाद जब 2021 में जब स्कूल चालू हुए थे, तो मैंने वहाँ देखा कि जो मेरे स्कूल के बहुत अच्छे बच्चे थे, जो पढ़ने में बहुत होशियार, टैलेंटेड थे, वो मैथ्स की बेसिक चीज़ें भूल गए। उनको इवन टेबल नहीं आ रहे। वो छोटे-छोटे से कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोविड के टाइम पे उन्होंने सिर्फ़ मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट किया है। फालतू की रील देखना, फालतू कार्टून देखना, जो उनके भविष्य में कभी काम नहीं काम आना है। नहीं। तो वहाँ मुझे फिर बहुत दुःख हुआ कि यार मतलब ये मेरे टॉपर्स अच्छे बच्चे हैं, इनकी ये स्थिति है, तो बाकियों का क्या हाल हुआ? बाकियों का क्या होगा जो तो फिर काम मैंने कर ही नहीं आपसे रहे। वही कही कि मैं वहाँ बैठ के रोना नहीं रो रहा था। हाँ। मैं वहाँ बैठकर अपनी तैयारियाँ कर रहा था कि क्या किया जाए कि बच्चों को मोबाइल की लत से बचाया जाए। लेकिन हम जानते हैं लत बहुत बेकार चीज़ होती है, ये इतनी आसानी से छूट नहीं सकती। तो लत छुड़वाना आसान नहीं था, लेकिन लत का तरीका बदलना आसान था। आसान था, सही तो मैंने बात है तरीके पे काम किया। कि आप तो जिसको हमने क्या बदल नहीं किया, सकते उसका तरीका चेंज हाँ, कर दो। अब हमने वहाँ पे एक साइंस एग्ज़िबिशन रखा। उसमें भी कई सारे लोग आए, इवन हमारे क्षेत्र के विधायक वगैरह आए, और बहुत बड़े समाज सेवी लोगों ने आके उस काम को सराहा। तो मैंने बच्चों को साइंस से जोड़ा। मुझे पता था बच्चा मोबाइल तो छोड़ेगा नहीं, मैं छोड़ेंगे कितना भी कुछ भी कर कुछ लूँ। भी कर लो। तो हमने उनके तरीके को बदल दिया, आदत को बदलने की कोशिश डाइवर्ट ही करी, कर दिया पूरा डाइवर्ट सिस्टम कर ही। दिया। अब बच्चा जब मोबाइल उठाता है, हाँ। तो उस मोबाइल पे डालता है कि मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कनेक्शन कैसे करूँ? कैसे करूँ? इस मॉडल को कैसे तैयार किया कैसे जाए? करूँ? हमने एक थीम दिया था, कबाड़ से जुगाड़। तो ये कबाड़ से कैसे जुगाड़ बनाई जाए? तो बच्चा जब मोबाइल को देख रहा था, तो वो मोबाइल का यूज़ कर रहा था। यूज़ कर रहा और था। तब हमने उसको सिखाया कि बेटा मोबाइल सिर्फ़ टाइम पास की चीज़,
गेमिंग की, कार्टून देखने की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको यूज करें बेटर तो तरीके से। वहां से बच्चे में इंटरेस्ट जागा कि हाँ यार, मुझे साइंस मॉडल बनाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। दिखाने के लिए जो एफर्ट मैंने लगाए, जो मेरे टीचर्स ने लगाए, वो लगे। बच्चा यदि घर पे है और यदि उसने मोबाइल उठाया है तो फिर उसने उसमें सिर्फ साइंस से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड चीजें उसने देखी। तो ये कोविड के बाद में हमारे माइंड में ये आया था। फिर जो बच्चा डायमंड एकेडमी से जुड़ा, वो बच्चों ने मोबाइल का मिसयूज करना छोड़ दिया। एक नया जर्नी उनके सामने थी कि हमको भाई ये मॉडल्स और ये सारी चीजें बनाना है। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो आसपास के गांव हैं, उनमें जो ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको के लिए मैं क्या करूं। तो फिर हमने क्या किया कि आंगनबाड़ियों में जा जाकर वहाँ के जो सहायिका हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पूरे कोविड के दौरान, डायमंड एकेडमी ने उनको सम्मानित किया, क्योंकि बच्चा नींव वहां से बनाता है। तो हमने बिल्कुल। उनसे निवेदन किया कि आप आंगनबाड़ी में बच्चों को कुछ करवाएं या ना करवाएं, लेकिन हर दिन उनको ये बोले कि बेटा मोबाइल नहीं चलाना। नहीं चलाना तो चाहिए। हमने एक कैंपेन चलाई, सब पढ़े सब बढ़े। सब पढ़ेंगे तो तो सब सब बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, सही। लेकिन पढ़ेंगे तब जब मोबाइल से मोबाइल छूटेंगे। से दूर रहेंगे तो तो। ऐसे जाके पूरे क्षेत्र में आसपास लगभग 20 आंगनबाड़ियां हैं, उन सभी में जाकर हमने ये मोटिवेट करने की कोशिश करी। बच्चों के बीच में एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन के बाद हमने अपना मैसेज उन तक पहुंचाया, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाया, लोगों को जोड़ा। और कहीं ना कहीं सर ये बहुत कारगर भी हुआ। Okay. और कई सारे पेरेंट्स बहुत खुश हुए कि हाँ सर, इस तरीके के एफर्ट से हमारे बच्चे में सुधार आया है। सुधार। तो धीरे धीरे उस लत को काम करने का काम किया। और अभी भी मैं लगातार स्कूल के अलावा जब कभी भी समय मिलता है तो समाज में बीच में बैठता हूँ जाके, और बच्चों को हमेशा, उनके पेरेंट्स को इस बात के लिए मोटिवेट करता हूँ कि भाई समय रहते बच्चों को इस मोबाइल से बचा लीजिए, बचा नहीं तो ये लीजिए। इनका भविष्य पूरा खत्म कर देगा। खत्म कर देंगे, क्योंकि समस्या जड़ धर गई है खतरनाक तरीके से। आजकल बच्चा इतना एडवांस हो गया है कि मोबाइल बिना रह नहीं रहा। तो आपका तो पर्पस यही था कि मोबाइल तो चलाएगा बच्चा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारा ये पर्पस है कि भाई उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। हाँ, कि बच्चा देखिए अभी ये के नहीं टाइम पे करना। रोक सकते हैं, हाँ। लेकिन जिनको लत पड़ गई है हाँ। उनको हम ये सिखा सकते हैं कि बेटा इसमें आप क्या चीज देखेंगे जो आपके काम की है। हम्म। तो हम उसको सही गलत बता सकते हैं, और धीरे धीरे कोशिश करवा रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, बार बार बताते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पकड़ा नहीं ना, उनको हम पकड़ने नहीं देंगे, ये पक्की बात है। मतलब भाई पहले से ही हम छुड़ाने की कोशिश करें कि हाँ। भाई आपकी लाइफ में ये चीजें है ही नहीं। फिर दूसरा इसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया था, हमने पेरेंट्स को एक होमवर्क दिया है। हाँ। उसमें मोबाइल एक बहुत बड़ा इशू। पेरेंट्स के पास में एक शीट गई हुई है, उसमें बकायदा लिखा है बच्चे ने मोबाइल चलाया कि नहीं चलाया और कितनी देर चलाया। कितनी देर चला। उधर बच्चे ने मोबाइल उठाया, इधर पेरेंट्स ने शीट उठा ली कि बेटा हम आपके सर को भेज रहे हैं। डायरेक्ट लिख दिया। तो बच्चा वही मोबाइल छोड़ देता है कि नहीं पापा मैं नहीं चला रहा हूँ, आप सर को मत बताइए। सही तो इस बात है। तरीके की स्ट्रेटेजी होती है। मतलब कि बच्चे को तो होमवर्क दे रहे हैं टीचर, आप पेरेंट्स को ही होमवर्क पेरेंट्स को देते भी हैं कि होमवर्क भाई देती है। आप भी जरूरी करो, कम से कम बच्चा कुछ तो एफर्ट लगाएगा उस चीज को उसमें छोड़ने और में। भी चीजें हैं। हाँ। होमवर्क में हम बात करते हैं तो सर, जैसे हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा दूध पिए, जी। बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। कई सारे बच्चे नहीं पीते हैं, वो पॉइंट उसमें डला हुआ है। अच्छा। उसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे दूध पीना दूध सीख गया। पीना चालू हो गया। बच्चे आप देखिएगा अक्सर हरी सब्जियां नहीं खाते नहीं हैं, खा, जंक फूड की तरफ जंक ज्यादा फूड हो की जाता तरफ जा रहे हैं। तो उसमें डला हुआ है उस होमवर्क में। उधर बच्चे ने जंक फूड की डिमांड करी या सब्जी नहीं खाई, इधर है। पेरेंट्स ने इधर शीट लिख उठाई दिया। कि भाई मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप नहीं खा रहे हैं। तो अरे नहीं पापा जी मत याद बोलिएगा, करो। मैं खाता हूँ। धीरे 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 उनमें सुधार आ रहा कुछ है। ना अब कुछ चीजें आ अब जब जाएंगी। बच्चों की आदत पड़ गई तो उनको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, हम अब धीरे धीरे अच्छी आदतों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, हमारे हाथ में भी कच्ची मिट्टी है, सही बात। हम उसको जैसा चाहे वैसा जैसा डाल चाहे सकते वैसा हैं। डाल। तो स्कूल वालों को ये बात समझना पड़ेगी, बहुत जल्द समझना पड़ेगी, और एफर्ट पूरी ईमानदारी के साथ लगाने पड़ेंगे। सर ये जो सवाल आता है मेरे मन में बार बार, इस चीज को लेकर आता हूँ। मैं भी एक टीचर रहा हूँ उस टाइम। तो हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपडेट रहने के लिए क्या नई नई चीजें की जाएं। और आज जिस एजुकेशन सिस्टम में आप हैं, तो हर एक टीचर से आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चाहते होंगे कि भाई टीचर्स को कैसा होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीचर सिर्फ नौकरी पैसे वाला ना हो। मुझे जहां तक लगता है कि वो आए, पैसा लिया और चला गया, सिर्फ ऐसा होमवर्क देकर। तो टीचर्स को कैसा होना चाहिए समाज के अंदर, मतलब वो आप अच्छी गहराई से जानते हो उस चीज को। जरूर मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर विजुअल करें चीजों को। सर जब भी मेरे यहाँ कोई टीचर आता है ना या पेरेंट्स आता है, तो मैं हमेशा उसको उस कुर्सी का वास्ता देता हूँ। जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं ना, ये एक आम व्यक्ति की कुर्सी नहीं है, ये एक टीचर की कुर्सी है। टीचर मीन्स गुरु, शिक्षक, गुरु। गुरु मतलब हमको समाज का हर व्यक्ति सर कह के प्रोनाउंस कर रहा है बिल्कुल। पहले। तो उस कुर्सी की बदौलत आज हमारे पिताजी की उम्र का व्यक्ति, हमारे दादा की उम्र का व्यक्ति भी हमें सम्मान दे रहा है। सम्मान। तो उस
पद की गरिमा को बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उस टीचर की जो एक पदवी है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कर्म को ही सर्वप्रथम मानना पड़ेगा।